हेलो दोस्तों, मैं अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग यूनिट 8 का टॉपिक अर्थ सबमिट आज देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अर्थ सबमिट तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको UNCED के नाम से कहा जाता है, इसी को हम लोग अर्थ सबमिट कहते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ये सबसे पहले रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था 3 से 14 जून 1992। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 95% यही पूछा जाता है। ये एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ था जो 20वीं सालगिरह पे हुआ था। हम लोग जानते हैं कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 स्वीडन में हुआ था, उसके 20वीं सालगिरह पे अर्थ समिट मनाया गया था, जिसमें सभी पॉलिटिकल लीडर्स को लाया गया, डिप्लोमेट साइंटिस्ट को लाया गया और मीडिया, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको लाया गया, जो कि 179 देशों के आए थे और बहुत एफर्ट लगा था, ठीक है, जिसमें ह्यूमन सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सभी देखे गए थे इन्वायरमेंट के प्रति। ठीक, तो सभी ने अपना योगदान दिया था प्रेजेंस होके 20वीं सालगिरह पे, किसके, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के, जो कि स्वीडन में हुआ था। ठीक, तो ये तो एक इंट्रोडक्टिव पार्ट हो गई कि अर्थ समिट क्यों किया गया। अब मेन फोकस क्या था, गोल क्या था? Concept of sustainable development was an attainable goal for all the people of the world, regardless of whether they were at local, national, regional or international levels. सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग देख चुके हैं, उसको पूरे दुनिया में फैलाना है, ये इसका अल्टीमेट गोल था, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, नेशनल लेवल, रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे हो। ठीक है, आइए हम लोग आगे बात करते हैं। इंटीग्रेटिंग balancing economic, social and environmental concern is vital for sustaining human life on the planet, and that such an integrated approach is possible. एकता बनाए रखना है, इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल कंसर्न को बैलेंस रखना है, और यही इम्पोर्टेंट है ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए, कहाँ, प्लानेट पे। इसी अप्रोच को बरकरार रखना है, ये इसका अल्टीमेट गोल था। Conference also recognized the environmental dimension required new perception of the way we produce and consume, the way we live and work, and the way we make decision. एक और एरिया पे हम लोग को वर्क करना था कि कैसे हम लोग कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं या कंज्यूम करते हैं, कैसे हम लोग साथ रहते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, ये सभी चीज़ें को हम लोग को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अब आइए, अर्थ समिट और अनसेट कॉन्फ्रेंस में जिन बातों पे बात किया गया था उनमें कुछ हैं: एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन एंड इट्स 27 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इस पर बात किया गया, जिसको हम लोग UNFCCC से कहते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। हम लोग को सभी को पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत है, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ रियो डिक्लेरेशन, जो सेकंड नंबर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एजेंडा 21 और बचे हुए चीज़ को देखेंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो रियो डिक्लेरेशन है कि पहला जो अर्थ समिट हुआ था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट किन चीज़ों पे, किन बातों पे चर्चा की गई थी, वो हम जानेंगे एक एक करके। तो जिसको हम 5A से डिनोट किया। रोल ऑफ ह्यूमंस, तो ह्यूमन बींग्स को बीच में रखते हुए कहा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है, ह्यूमन बींग्स का है। ठीक, स्टेट सॉवरेनिटी, स्टेट हैव द सॉवरेन राइट टू एक्सप्लॉइट देयर ओन रिसोर्स बट मस्ट इंश्योर दैट एक्टिविटी डू नॉट हार्म अदर स्टेट इन्वायरमेंट।
स्टेट के पास ये पावर दिया गया कि आपको अपने स्टेट में जो रिसोर्स को यूज़ करना है, जैसे करना है करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी को हार्म नहीं पहुंचना है, और साथ ही अलग स्टेट के ह्यूमन को या इन्वायरमेंट को हार्म आपको नहीं पहुंचाना है। तो रियो डिक्लेरेशन में इस बातें पे चर्चा की गई। आइए हम लोग देखते हैं तीसरा प्रिंसिपल, राइट टू डेवलपमेंट। कुछ भी करिए लेकिन आपका डेवलपमेंट होना जरूरी है। मस्ट बी इंश्योर दैट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन नीड्स आर इक्विटेबल बैलेंस्ड। डेवलपमेंट इस तरीके से करिए जो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन है दोनों को बराबरी से मौका मिले। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। यदि हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है तो इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, और ये इंटीग्रल पार्ट है किसका, डेवलपमेंट प्रोसेस का। इसको हम अकेला छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन आइसोलेट फ्रॉम इट। इससे बच के हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना ही होगा। गरीबी हटाना है, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। यदि इन ऑर्डर टू डिक्रीज द पॉवर्टी इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड बेटर मीट द नीड्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। और ये सबको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम लोग गरीबी हटाना है यदि प्रॉपर से रहना है तो। प्रायोरिटी ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड। अब इसको ध्यान से समझिए, स्पेशल सिचुएशन एंड नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज particularly the least developed and those most environmentally vulnerable shall be given special priority। मान लीजिए जो कंट्री अभी डेवलप नहीं है, डेवलपिंग की ओर बढ़ रहा है, उसे यदि किसी की ज़रूरत है तो पहले उसको प्रायोरिटी में रख के काम करना है। जो कम डेवलप है, जो पहले से डेवलप है वो तो ठीक है, वो सस्टेन करेगा, वो अच्छे से चलेगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन जो डेवलप नहीं है उस पर ध्यान रखना है। State cooperation to protect ecosystem. States all cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth's ecosystem। जो जगह है, मान लीजिए कोई स्टेट, उसको आगे बढ़ के आना चाहिए कि आपको कैसे कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना हेल्थ को, और अपने अर्थ इकोसिस्टम को इंटीग्रिटी करना, मतलब एकता में लेके चलना। तो ग्लोबल पार्टनरशिप में उसको आना चाहिए। रिडक्शन ऑफ sustainable pattern of production and consumption. To achieve sustainable development and a higher quality of life for all people, states should reduce and eliminate unsustainable pattern of production and consumption and promote appropriate demographic policy। यदि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है तो वहाँ के नागरिकों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि सबसे पहले हम लोग को हटाना पड़ेगा अनसस्टेनेबल पैटर्न को, ऐसे पैटर्न को जिससे प्रोडक्शन कंजम्पशन में दिक्कत आ रही है। नॉमा पॉलिसी क्या था भाई? कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्टेट शुड कोऑपरेट टू स्ट्रेंथन इंडिजिनस कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय इम्प्रूविंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब ये नहीं कि घर बना दिया, टेक्नोलॉजी को एडवांस करना है। हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है, किस टेक्नोलॉजी से हम आगे बढ़ेंगे, ये सब चीज़ें पे ध्यान रखना। पब्लिक पार्टिसिपेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है, बिना पब्लिक के हम लोग ये काम नहीं कर सकते। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज आर बेस्ट हैंडल विद द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल कंसर्न सिटीजन एट द रिलेवेंट लेवल। किसी भी लेवल पे हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़रूरी है। नेशनल इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, ये हम लोग शुरू से यूनिट 8 में ही पढ़ते आ रहे हैं, ये कानून व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। स्टेट शॉल इनेक्ट effective environmental legislation. Environmental standard management objectives and priorities should reflect the environmental and development context to which they apply. कानून व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब एक एक पॉइंट में है क्योंकि ज़्यादा विस्तार पे हम लोग को जाना नहीं है, तो दे देखते हैं। सपोर्टिव एंड ओपन इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे हो, सपोर्टिव होनी चाहिए। कंपेंसेशन फॉर विक्टिम्स ऑफ पॉल्यूशन एंड अदर इन्वायरमेंटल डैमेज।
यदि इन्वायरमेंटल के कारण किसी को डैमेज हुआ, किसी भी परिवार को कोई क्षति पहुंची, तो उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, मतलब पैसे देने पड़ेंगे। स्टेट कॉपरेशन टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डंपिंग। मान लीजिए आप कहीं पे भी डंप कर दे रहे हैं वेस्ट मटेरियल को, तो ये गलत है, तो इसको कौन ध्यान रखेगा? कॉपरेशन, जो स्टेट कॉपरेशन। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, हर स्टेज पे आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये काम सही है या गलत। इंटरनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कॉस्ट, आपको कॉस्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हम कॉस्ट का यूज़ कर रहे हैं इन्वायरमेंटल लेवल पे वो सही है या गलत, या वो ज़्यादा है या क्या है, हर चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हम लोग यूनिट 8 में लेक्चर बहुत ही डिटेल में किया, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे लिंक है प्लेलिस्ट में, आप जाके देखिए, आपको बहुत ही डिटेल में समझ में आएगा कि इन्वायरमेंटल में हम लोग जो भी काम करते हैं उससे क्या इम्पैक्ट पहुँचता है नेचर को। नोटिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे आज के समय में मान लीजिए कोई तूफान आने वाला हो या चक्रवात या कुछ भी, तो आपको पहले से नोटिफिकेशन पता चल जाता है कि इससे इतने से इतने दिन में या इतने से इतने घंटे में बारिश आने वाली है, तो ये सब व्यवस्था होनी चाहिए। प्रायर एंड टाइमली नोटिफिकेशन एंड अर्ली स्टेज एंड इन गुड फेथ, और आप जो भी नोटिफिकेशन दे रहे हो पहले दें और आपके नोटिफिकेशन में सच्चाई हो। वुमेन हैव ए वाइटल रोल इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, और यदि हम लोग पब्लिक की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वुमेन के लिए, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट ले इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और डेवलपमेंट प्रोग्राम में। यूथ मोबिलाइजेशन टू फोर्ज ए ग्लोबल पार्टनरशिप इन ऑर्डर टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंश्योर ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। यूथ, यंग जनरेशन को भी आगे बढ़ना चाहिए ग्लोबल पार्टनरशिप में, यदि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमको अच्छे से आगे ले जाना है तो। इंडिजिनस पीपल हैव ए वाइटल रोल, जो कहीं पे भी रहने वाले पब्लिक हैं, जो छोटे स्तर पे हो या कमज़ोर हो या माइनर भी हों, उन्हें भी इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए। पीपल अंडर ऑपरेशन, डोमिनेशन एंड ऑक्यूपेशन शॉल बी प्रोटेक्टेड, जो खेती बाड़ी करते हैं या कहीं पे रह रहे हैं या जो ऑपरेट करते हैं, सबको प्रोटेक्ट करके रखना है हम लोग को। वॉरफेयर इन टर्म्स ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेट इन इट्स फर्दर डेवलपमेंट एज नेसेसरी, आने वाले समय में यदि आर्म भी उठाना पड़े, लड़ाई भी हो, तो वो भी ज़रूरी है फर्दर डेवलपमेंट, लेकिन वॉरफेयर होना चाहिए नियम से, ऐसे नहीं कि जैसे तैसे। पीस, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंडिविजिबल, जो शांति है, जो प्रगति की ओर है, या एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन हो रहा है, वो सब एक साथ चलना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग। रिजोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स, यदि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप अच्छे से शांत करिए, कम करिए, ऐसा नहीं कि डिस्प्यूट्स आगे बढ़ जाए। कॉपरेशन बिटवीन स्टेट एंड पीपल, स्टेट मतलब वहाँ के गवर्नमेंट को कहा गया है, और पीपल, उन दोनों के बीच में कॉपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आज अर्थ समिट के इस लेक्चर में हम लोगों ने रियो डिक्लेरेशन के बारे में जाना। रियो डिक्लेरेशन, क्योंकि रियो डी जेनेरियो में ये डिक्लेरेशन हुआ था ब्राज़ील में, इसमें 27 प्रिंसिपल्स पे बात की गई, मैंने एक एक करके आपको आज बताया है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने 27 प्रिंसिपल्स को देखा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एजेंडा 21 को डिटेल में देखेंगे। और आप मुझे कमेंट में बताएं कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, और मैं जो भी लेक्चर आप लोग के बीच लेके आ रहा हूँ ये एकदम बैलेंस वे में है, ये सिलेबस को मद्देनज़र देखते हुए मैंने बनाया है, और एक सीक्वेंस वाइज नोट्स के रूप में मैं आप लोग के बीच ये लाता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि ये नोट्स आपको बेहतर लगे। तो अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हमेशा की तरह स्वागत है। आप अपने दोस्तों को ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं आपको बता दूं कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंटल एग्ज़ाम यदि आप दे रहे हैं, वो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड हो, तो वहाँ पे ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।